In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, class Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about the three difference between the three change models which we have discussed in our previous lecture, chapter number 2, in which the Lewin's model, Kurt Lewin's change model, action research model, and positive model are discussed in detail. And today we will discuss about the similarities and differences between these models, and why one model is why this model is one model is preferable over the other, and what are the reasons behind using one particular model. तो ये आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं इन मॉडल्स के बीच में. पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि दोनों जो हैं वो डायग्नोसिस होता है. जिस तरह से फर्स्ट इसकी सिमिलैरिटी के अंदर आप देखो तो सिमिलैरिटी कंपैरिजन ऑफ प्लान चेंज मॉडल्स, और सिमिलैरिटीज़ इसकी ये हैं कि चेंज प्रोसीडेड बाय डायग्नोसिस और प्रिपरेशन. ठीक है, डायग्नोसिस होता है कि जिस तरह से आपने किसी चीज़ को किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसकी प्रेजेंट स्टेट देखोगे और उसकी फ्यूचर स्टेट देखोगे. ठीक है, प्रेजेंट स्टेट मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है और फ्यूचर स्टेट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वो था डायग्नोसिस. ये कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होती. एक स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन है और उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस, कि डायग्नोस करना किसी भी चीज़ को. अब जैसे कोई बीमारी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में पहले इनिशियल डायग्नोसिस किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं. ठीक है, तो ये टेस्टिंग है. अब तीनों जो मॉडल्स हैं वो सबसे पहले टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, कि टेस्ट किया जाता है कि इधर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है, क्लियर जी. Yes, ma'am. ठीक है, चेंज प्रोसीडेड बाय डायग्नोसिस और प्रिपरेशन. और प्रिपरेशन मतलब कि ये पूरा प्लान होता है. जब हम बात ही प्लान चेंज की कर रहे हैं तो ये सारा जो ओडी का प्रोसेस है ये सारा प्लान होता है. इसके बाद जो सिमिलैरिटी है, सेकंड पॉइंट, अप्लाई बिहेवियरल साइंस नॉलेज. ठीक है, इसके अंदर अप्लाई बिहेवियरल साइंस नॉलेज का मतलब ये है कि जो हम लोग पहले से इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो भी इसका प्रैक्टिशनर होगा, कोई भी, आप भी हो सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टिंग मेंबर हो सकता है, उसका बिहेवियरल साइंस से रिलेटेड नॉलेज होना ज़रूरी है. अब बिहेवियरल साइंस नॉलेज जो है, जिस तरह से आपने कुछ कोर्सेज भी पढ़े हैं, ओ बी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा है, और बाकी और बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज आपने पढ़े हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड. इसके अंदर आपने मैनेजमेंट एथिक्स को देखा है, मैनेजमेंट आपने बाकी सारी चीज़ों को देखा है, जिसमें इंडिविजुअल, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ कि इंसान की अपनी पहचान है, और उसके बाद फिर लोगों की पहचान है, और लोगों के बारे में आइडियाज़ हैं कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या जो हैं वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ये जो है अप्लाई बिहेवियरल साइंस नॉलेज, ये क्या कि उसको कंपैरिजन ये अप्लाई करना आता होगा बिहेवियरल साइंस नॉलेज का. ठीक है, ये तीनों मॉडल्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं. स्ट्रेस इन्वॉल्व ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. जब भी कोई ओडी प्रैक्टिस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उधर स्ट्रेस वैसे ही इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है. स्ट्रेस यानी कि उसका पार्ट है, तो स्ट्रेस इन्वॉल्व होगी ही होगी. ठीक है, अब रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ए कंसल्टेंट. ठीक है, रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ए कंसल्टेंट का मतलब है कि वो रोल ऑफ कंसल्टेंट को जानते हैं. अब कंसल्टेंट जो है वो आपका ओडी प्रैक्टिशनर होगा, या कंसल्टेंट कोई और भी हो सकता है जो आपको रिकमेंड करे कि आप ओडी प्रैक्टिशनर से या बिहेवियरल साइंटिस्ट से आप करें मशवरा, और इसकी भी बेसिस जो है वो डिफरेंट होंगी. इसके बाद थोड़ी सी आप डिफरेंसेस जो इस स्लाइड के अंदर नज़र आ रही हैं आपको, जर्नल वर्सेस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं. डिफरेंस इसके अंदर यही है कि जर्नल वर्सेस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. जर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं
सपोज जिस तरह से लोइंस मॉडल है, उसके अंदर हम लोग जनरल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले हम जनरली एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनरली क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ हो सकती हैं, रिलेटेड टू रेवेन्यू, बजट, सेल्स, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे रिलेटेड सारी हो सकती हैं। जनरल प्रॉब्लम्स क्या हैं? और जबकि वर्सेस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो होंगी, वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर जो कि परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, और डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू, जिस तरह से हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो लोइन चेंज मॉडल के थ्रू, कुछ एक्शन रिसर्च के थ्रू, और कुछ पॉजिटिव मॉडल्स के, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़, इनके प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, अब जिस तरह से आईटी का, अगर हम लोग डिपार्टमेंट को ठीक करने जा रहे हैं या आईटी से रिलेटेड कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो हम उस स्पेसिफिक, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर और टेक्निकल इश्यूज हैं, तो हम लोग उसको स्पेसिफिक इश्यूज लेंगे, लेकिन हम लोग उसके ऊपर पॉजिटिव मॉडल अप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ पर चेंज मॉडल या लोइंस चेंज मॉडल या एक्शन रिसर्च मॉडल कामयाब हो सकता है। लीनियर मॉडल्स हैं और टू द पॉइंट हैं और अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन जहाँ पर सोशल साइंटिस्ट या सोशल बिहेवियर्स की बात आती है, तो वहाँ पर जो अच्छी अप्रोच होगी, या जो कि मॉडल यूज़ करना बेहतरीन होगा, वो पॉजिटिव मॉडल होगा। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ असल में हम लोग जनरली एक तो प्रॉब्लम को पहले देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जनरली प्रॉब्लम्स क्या हैं, या बिहेवियर से प्रॉब्लम्स हैं भी कि नहीं हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात कि हम लोगों ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कि टेक्निकल इश्यूज हैं, अगर उनको एड्रेस करना है, फिर हमने कौन सा मॉडल को अप्लाई करना है। तो ये एक जनरल वर्सेस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं। कुछ बात जब, ये नहीं कि ये सारे मॉडल्स यूज़ ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी अप्रोच जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ मॉडल्स पहले से ही दिए हुए हैं। इसके अलावा जब ऑडी प्रैक्टिशनर काम करता है, तो उसके पास मज़ीद और किस्म के मॉडल्स भी उसको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और किस्म के मॉडल्स भी वो आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह से जो है वो ओडी का जो प्रोसेस है, जो कि हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं, ओडी का जो प्रोसेस है फिर वो कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस में एक है सेंट्रलिटी ऑफ कंसुलेट रोल। सेंट्रलिटी ऑफ कंसुलेट रोल ये है कि आप सेंट्रल, अगर जैसे से आपने एक ओडी प्रैक्टिशनर को हायर किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसके ऊपर डिपेंडेंस कितनी है, लोग उसको अब हम जिस तरह से आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल ओडी प्रैक्टिशनर्स की, और उनके बारे में ज़रा सा आप देखेंगे। तो अब आप जो इंटरनल होता है और या जो एक्सटर्नल होता है, उसके उन दोनों से रिलेटेड जो भी बात होती है, उसके ऊपर कितना डिपेंडेंस है ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स का, और उसको कितनी आज़ादी दी हुई है कि वो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ मिल सकता है, आपके एम्प्लॉयज़ से इंटरव्यू कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि ये लीडर्स, जब तक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स लोगों को, एम्प्लॉयज़ को ओरिएंट नहीं करवाएंगे टू दी ऑडी प्रैक्टिशनर, तो उसका सेंट्रल रोल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये सीरियस एफर्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ओडी प्रैक्टिशनर को का जो भी रोल होगा, सेंट्रल होगा या सेंट्रल नहीं होगा, या ट्रेनिंग बेस्ड होगा, या जो भी डिसाइड करना है उन्होंने, वो इसके ऊपर डिफरेंस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ कंसुलेट रोल, कंसल्टेंट रोल, सॉरी, कंसल्टेंट रोल का सेंट्रलिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि लीडर ने उसको कितनी फ्रीडम दी है, कितनी उसके पास ऑटोनॉमी है टू प्रैक्टिस एनीथिंग, ठीक है। ये इस पॉइंट का मतलब है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। अब सोशल कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है,
ये दो जो पहले वाले मॉडल्स हैं, लुईस मॉडल और एक्शन रिसर्च, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड हैं। जिस तरह से ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया हुआ है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम को पहले देखते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। जबकि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म जो कि बेस करता है पॉजिटिव मॉडल के ऊपर, और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एक पूरा पैराडाइम है जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वाली क्लास में बात की थी कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इज अ टोटली डिफरेंट पैराडाइम फ्रॉम द पॉजिटिविज्म। और पैराडाइम्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब पैराडाइम्स, रिसर्च पैराडाइम्स काफ़ी सारे हैं कि जिसके अंदर यूनिट ऑफ रिसर्च किस चीज़ को लिया जाता है। यूनिट ऑफ रिसर्च जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यूनिट ऑफ रिसर्च इंडिविजुअल्स होते हैं, यूनिट ऑफ रिसर्च कस्टमर्स होते हैं। इंडिविजुअल्स भी अगर कस्टमर्स होंगे वेरी करेंगे, तो इंडिविजुअल ही उसके अंदर उनका आएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो फिर टोटल ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर देखा जाएगा। अगर यूनिट ऑफ इंटरेस्ट या यूनिट ऑफ रिसर्च डिफरेंट होगा, कोई भी और चीज़ होगी, सपोज सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं तो वही आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है, तो फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही सॉफ्टवेयर कंपनीज को ही एक्सप्लोर किया जाएगा अपनी उसके अंदर रिसर्च के अंदर। लेकिन अब जो आपके साथ यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का है, ये पैराडाइम आपके साथ मैंने डिस्कस किया और ये कहता है कि जो रियलिटी है वो एक नहीं है। देखिए जिस तरह से पॉजिटिविस्ट मॉडल ये कहता है कि रियलिटी एक होती है, ठीक है, सिंगल रियलिटी के ऊपर वो बिलीव करता है पॉजिटिविस्ट मॉडल। जबकि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कहता है कि ये रियलिटीज मल्टीपल होती हैं, और मल्टीपल रियलिटीज इस तरह से कि जो भी रियलिटीज हैं वो सोशली कंपोजिशन ऑफ पीपल से है। यानी कि जिस तरह का लोगों के अंदर लोगों की परसेप्शन होंगी, लोग जिस लोकेलिटी के अंदर रहेंगे और वो जिस चीज़ को जो मीनिंग देंगे, वो असल में सोशली कंस्ट्रक्टेड होगा, जिस चीज़ को भी वो मीनिंग देंगे। अब जिस तरह से हमारे अंदर एक वैल्यूज़ का कुछ ख़ास पाया जाता है, और जिस तरह से हमारे हमारे कम्युनिटी के अंदर रिलीजन को जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये लोगों की परसेप्शन के ऊपर है, और लोगों की कुछ सोशली कंस्ट्रक्टेड जो है रियलिटीज़ उनकी वजह से हैं। अब हम जिस तरह से हमारे वैल्यू सिस्टम के अंदर मौलवी हजरात को या मस्जिद के इमाम को बड़ा रुतबा और एहतराम दिया जाता है, और उनकी बात को बड़ा माना जाता है। इस तरह से ये एक कल्चर का पार्ट है हम लोगों का। और अब अगर हम लोग इस चीज़ को सामने रख के बात करेंगे, तो ये वाली जो रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और स्पेसिफिक टू पाकिस्तान या स्पेसिफिक टू सिंगल एनवायरनमेंट है। अब सपोज के जैसे अगर हम लोग टर्की या किसी और रिलीजन ओरिएंटेड या इस्लामिक कंट्री में चले जाएं, तो उधर आप इमाम का रोल इतना ज़्यादा नहीं देखोगे। लोगों की जो रियलिटीज़ होंगी वो उन इमाम से रिलेटेड डिफरेंट होंगी। तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है, ये असल में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। यानी कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। अब कॉन्टेक्स्ट आपका पहले पाकिस्तान है, वहाँ पर एक ख़ास तरीके से एक ख़ास परसेप्शन डेवलप हुई हुई है लोगों की, और लोगों का वैल्यू स्ट्रक्चर और उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि एक उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम ठीक कर रहे हैं और टर्की वाले गलत कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं ईरान वाले गलत कर रहे हैं। ऐसा वैल्यू के अंदर नहीं होता। वैल्यूज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर ये सोशल रियलिटी ये इमाम साहब से रिलेटेड ये है, और दूसरे कंट्री में इमाम साहब को लेकर रियलिटी डिफरेंट है। सपोज अगर वहाँ पर अगर मस्जिद का इमाम को सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि वो एक तो उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और दूसरा कि जो भी खुतबा जुम्मे का खुतबा और चीज़ें आएंगी वो आपकी स्टेट रिटर्न होंगी, या आपको गवर्नमेंट जो भी कहेगी आपका जुम्मे का खुतबा उस तरह से होगा। तो ये वैल्यूज़ हैं जो कि बनाई जाती हैं थ्रू एनी वे, और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। हम लोगों का जिस तरह से ओरिएंटेशन है, हम लोगों को लगता है यही ठीक है, जबकि वैल्यूज़ किसी भी जगह की होंगी,
वो गलत नहीं होती या डिफरेंट होती हैं। यहाँ की वैल्यू डिफरेंट है, वहाँ की वैल्यू डिफरेंट है। अब इसी चीज़ को अगर लेकर हम लोग किसी और कंट्री में चले जाएँ, तो उधर भी उनकी भी अपने जैसे किसी और रिलिजन में चले जाएँ, उनके अंदर प्रीस्ट की जो भी पोज़ीशन है या पोप की जो भी पोज़ीशन है, इसके अलावा और जो उनके भी बड़े लोग हैं उनकी जो भी पोज़ीशन होती है वो उनकी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, वहाँ के लोग उसको किस तरह से परसीव करते हैं। ये सोशली कंस्ट्रक्शनिज़्म का एक कॉन्सेप्ट है और ये बिहेवियरल साइंस और या जहाँ पर सोशली हम लोगों को चेंज करना चाह रहे होंगे वहाँ पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये कंपैरिज़न है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2 की जो आपके साथ अपलोड हुई हुई है पहले उसको आपने कंप्लीट अब देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड हो जाएँगे। और पॉजिटिव मॉडल की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने वहाँ से देख लेनी है। इसके अलावा अब ये जो है जनरल मॉडल ऑफ प्लान्ड चेंज, अब हम प्रोसेस की तरफ मूव कर रहे हैं और प्रोसेस में हम लोग ये एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डायग्नोसिंग जैसे मैंने आपको कहा है कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज और उसके बाद इवैल्यूएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग चेंज। ठीक है, इवैल्यूएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनल ये सारे 4 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम लोग ओडी प्रोसेस कहते हैं उसके अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। सारे प्रोसेस का एक-एक पार्ट को एक-एक लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली इसको ना करेंगे सारा कुछ। अच्छा ये इसका जो पूरा जनरल मॉडल ऑफ प्लान चेंज है और इसके बाद एक जो स्लाइड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। अब टाइप्स ऑफ प्लान चेंज के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, ठीक है, ये आ रहा है, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रही है और डोमेस्टिक वर्सल इंटरनेशनल सेटिंग आ रही है कि जो भी प्लान चेंज होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। अब टाइप्स में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या है कि कितने हद तक आप चेंज करना चाहते हैं, टोटली कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्ज हो जाती है और एक नई नई आइडेंटिटी बन जाती है। जबकि एक्विजिशन के अंदर एक पार्टी जिसके ज़्यादा शेयर्स हैं वो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है और उसका नाम ही प्रिवेल करना शुरू हो जाता है एक्वायरिंग बॉडी का। तो वो है अब वो एक टोटली डिफरेंट चेंज है। तो हमने यहाँ पे देखना होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज क्या है। एक्विजिशन का केस है, मर्जर का केस है या एक डेवलपमेंट एक वैसे ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट लेके आना चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन। मैग्नीट्यूड क्या होगी, इंक्रीमेंटल है, इसके अंदर एक बात की हुई है, इंक्रीमेंटल है या क्वांटम है। इंक्रीमेंटल कि आपको पहले इंक्रीमेंटल के वर्ड से भी आपको समझ आ रही होगी कि पहले थोड़े सारे के पार्ट को देखना है और उसके बाद फिर बढ़ाते बढ़ाते उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब सपोज एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। अब वो कहती है कि सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट में इसको पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वहाँ पर ये ठीक होता है या ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है सॉफ्टवेयर तो फिर हम इसको दूसरे डिपार्टमेंट वाइज करते जाएंगे, इसको चेंज करते जाएंगे या इसको फैलाते जाएंगे। तो ये इंक्रीमेंटल चेंज है। इंक्रीमेंटल में मतलब आपको पहले थोड़ा सारे पार्ट को चेंज करना है और उसका फीडबैक देखना है और उसकी देखना है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं और उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर बिल्ड करते जाएंगे और पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइज चलते जाएंगे। इसके बाद कुछ क्वांटम है। क्वांटम में कुछ पार्ट्स में आप समझ लें कि कुछ हिस्से हैं और हाँ कुछ एक से दो डिपार्टमेंट के कुछ हिस्से हैं जिसके अंदर आप लोग क्वांटम चेंज लेके आना चाहेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे। सिर्फ मैनेजर्स तक के चेंज जो है वो या ट्रेनिंग्स हैं उनकी आपके सिर्फ मैनेजर्स तक, एम्प्लॉयज़ तक नहीं जा रही बल्कि थोड़ा सा चेंज आप लोग के मैनेजर्स के थ्रू लेना चाह रहे हैं। या एक ऐसी है कि जिसके अंदर सिर्फ आप लेबर्स को लेना चाह रहे हैं, एक ऐसा चेंज है। अब लेबर के अंदर आपने देखा प्रॉब्लम नज़र आई कि लेबर जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंटली काम करती है, उनके अंदर टीम वर्क नहीं है। आपने सिर्फ लेबर को देखना है
और क्वांटम और टीम वर्क का एक टोटल कॉन्सेप्ट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन आप लोग को एक मजदूरों की कमेटी या क्यूसीज जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सेल्स, और जो लेबर के दरमियान में ही आप लोग बना लेते हैं, तो ये क्वालिटी सेल्स भी बनाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये क्वांटम चेंज है। इसके बाद फिर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है और अंडर ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है। डिग्री इस वक्त जिनकी जब चेंज आप ओडी प्रैक्टिशनर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई चेंज को इम्प्लीमेंट करने की, तो वो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, उस यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, ओवर ऑर्गेनाइज्ड है यानी कि पूरे सोफिस्टिकेटेड हैं, या अंडर ऑर्गेनाइज्ड है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज जितना होना चाहिए उन लोगों को उससे थोड़ा सा नीचे है। यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो 8 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उधर 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब तो ये है अंडर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, यानी कि जितने रिक्वायर्ड हैं उससे भी कम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर यानी कि कोई भी अब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही एम्प्लॉयज़ ने काम करना होता है। अब जेडीज ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियर नहीं है, किसी एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि उसकी जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, बल्कि उसको जो कहा जाता है वो वही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, ये अंडर ऑर्गेनाइजेशन की बातें हैं कि आपकी जेडीज क्लियर नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, तो इसकी वजह से ये अंडर ऑर्गेनाइज है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ओवर ऑर्गेनाइज है, आपकी जो जेडीज भी डिफाइंड हैं, हर चीज़ डिफाइंड है, लेकिन आपने उसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो वो आपने उनको एड्रेस करना है। तो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर ऑर्गेनाइज भी हो सकती है और अंडर ऑर्गेनाइज भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई और मसला? एक डोमेस्टिक सेटिंग है और वर्सेस इंटरनेशनल सेटिंग है। एक डोमेस्टिक मतलब कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप चेंज को लेके आना चाह रहे हो या ओडी की प्रैक्टिसेस को करना चाह रहे हो, या इंटरनेशनल सेटिंग्स हैं। इंटरनेशनल सेटिंग्स मतलब कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो वहाँ से बाहर से आती हैं और अपनी उनकी अपनी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर और वो डिफरेंट होता है। तो वो सेटिंग किस किस्म की है, आप इंटरनेशनल सेटिंग को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उधर अपना अपना लोकल लेके आना चाह रहे हो, लोकल कल्चर लेके आना चाह रहे हो, या डोमेस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन और आप डोमेस्टिक ही कल्चर उसके अंदर उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, या उसके अंदर वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये क्रिटिक जो है ये दो मॉडल के ऊपर है। जो फर्स्ट वाले दो मॉडल है ना, लोइंस मॉडल और एक्शन रिसर्च मॉडल। अब उसके अंदर जब मैंने आपसे बात की थी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, याद है मैंने एक क्वेश्चन छोटी सी आपके साथ डिस्कस की थी, आपको कहा था ये लाइन के अंदर है चीज़ें, याद है ना? Yes, yeah, हाँ yeah. हाँ, ये फर्स्ट वाले चैप्टर लेक्चर थे जिसके अंदर मैंने आपसे बात की थी। लीनियर का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। एक लाइन के अंदर है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। एक इक्वेशन बनी कि ए को बी को और सी को प्लस करेंगे तो डी आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग एक लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग, आपसे ये बात पहले भी हुई हुई है कि जब भी हम लोग एक ऐसा मॉडल जो ट्रेडिशनल रिसर्च मॉडल है, अगर हम लोग उसको या जो कि जिसकी बैकग्राउंड साइंटिफिक है, जब हम लोग उसको सोशल कंपोजिशन या सोशल सेटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, तो उसकी वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं। पीपल के अंदर जब हम लोग एक चीज़ को लेके आते हैं, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बैकग्राउंड, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कुछ क्वांटिटेटिव रिलेटेड है या क्वांटिटी या नंबर्स से रिलेटेड है, तो या इमोशंस को जब हम लोग नंबर्स की सूरत में देखना शुरू करते हैं कि इस एम्प्लॉय के 2.5 इमोशंस हैं, तो आपको ये बात क्लियर नज़र आती है? आपको लगता है कि इमोशंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं? No.
ठीक है। तो ये एक चेंज इज नॉट लीनियर, मतलब कि जिस तरह से हम लोग एक साइंटिफिक सेटिंग में एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ द केमिकल्स के अंदर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं, ए केमिकल बी केमिकल और सी केमिकल को मिलाया और एक हमें डी केमिकल मिल गया, ठीक है, एक साइंटिफिक सेटिंग है, ठीक है, एक मैथमेटिकल उसके अंदर हमें कंपोजिशन नजर आती है। तो वो क्या कह रहा है कि चेंज इज नॉट लीनियर। अब हमें लुईस का मॉडल हम देखें तो लुईस का मॉडल भी हमें एक लीनियर एक खास लाइन के अंदर नजर आता है, जिसके अंदर हम लोग चेंजिंग करते हैं या अनफ्रीज करते हैं पहले, फिर मूविंग की सिचुएशन में लेके आते हैं और उसके बाद फिर रीफ्रीज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो क्रिटिक है ना, क्रिटिक ये इसी के बारे में है कि हम लोग चेंज को एक लीनियर पैटर्न पे नहीं देख सकते, क्योंकि चेंज कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने आज कह दिया और वो कल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर टाइम लगता है और एक चीज़ को एक कल्चर को बनाने में, एक वैल्यूज़ को इम्बेड करने में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक नई प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कराने में और लोगों को बताने में कि क्या चीज़ ठीक है और क्या बिलो प्रैक्टिस है या इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी लीनियर नहीं है, ठीक है। ये एक चेंजेस आप आपने ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि चेंज इज नॉट लीनियर। ये क्लियर है। क्रिटिक हम बात यस करें, मैम। क्रिटिक होता है कि तनकीद की जाती है, ठीक है ना। चेंज इज नॉट रैशनल। अब ये नहीं कहते, रैशनल होता है कि जो रैशनल होता है ना कि जैसे से लॉजिकल, लॉजिकल अगर ये है तो आप कहो कि एक लीडर कहे कि मैंने एक कंसल्टेंट हायर कर लिया है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, और जब कि मैंने कंसल्टेंट हायर कर लिया है और मैं उसको सैलरीज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि चेंज इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बात कितनी हद तक आपको ठीक लगती है? ये क्या चीज़ है? चेंज इज नॉट रैशनल। रैशनल का मतलब है लॉजिकल। अब लॉजिक तो ठीक है ना। आपने एक चेंज के ओडी प्रैक्टिशनर हायर कर लिया और आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर ली और उसके बाद फिर आप भूल गए, लॉजिकल ये लेकिन इसके अंदर जब चेंज की बात हम करते हैं तो इसके अंदर ये लॉजिक सिर्फ पेश करना कि हमने ओडी प्रैक्टिशनर हायर कर लिया है तो अब हमारा चेंज जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा विदाउट एनी एफर्ट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चेंज इज नॉट रैशनल। लॉजिकली जो है तो बहुत सारी बातें आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नज़र आएंगी, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकली ठीक नज़र आएंगी, या लॉजिकल कंपोजिशन ठीक नज़र आएगी कि आपने ट्रेनिंग तो दे दी थी इस डिपार्टमेंट के लोगों को, तो अब इनका बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल, रैशनल है, रैशनल बात है ना ये। रैशनल बात होती है जो कि लॉजिकल हो। आप कहो कि इस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दे दी गई है, अब ये सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 50 के 50 एम्प्लॉयज़, इनके अंदर चेंज इम्प्लीमेंट हो गया है, आप ये सपोज कर लो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, चेंज इज नॉट रैशनल। आप ये सोच रहे हो कि ये रैशनल है जबकि ये रैशनल नहीं है। अब 50 के 50 लोगों को जब आपने ट्रेनिंग दे दी है तो इसका ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी आप उनको जिससे रिलेटेड आप उनको ट्रेनिंग देना चाह रहे थे और जो चेंज आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना चाह रहे थे बिहेवियर वाइज या किसी और वाइज, तो वो भी इम्प्लीमेंटेड है टोटली। तो चेंज इज नॉट रैशनल, ठीक है। ये बात क्लियर है। हम्म। यस मैम। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज एंड परफॉर्मेंस इज अनक्लियर। द रिलेशनशिप जो है बिटवीन चेंज एंड परफॉर्मेंस, आपने चेंज लाया और एक आपने ट्रेनिंग कर दी और उसके बाद आपने 1 माह के बाद उनकी परफॉर्मेंस को मैयर किया। अब क्योंकि परफॉर्मेंस को मैयर करना भी एक इंटेंजिबल मैटर है, तो अब आपको नहीं पता, अब हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ किसी एंड पे बहुत अच्छे काम कर रहे हों और किसी जगह पर या सुबह के टाइम सही काम कर रहे हैं, शाम के टाइम सही नहीं काम कर रहे हैं। तो कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें सुबह के टाइम उनकी परफॉर्मेंस और होती है, दोपहर के टाइम उनकी परफॉर्मेंस और होती है, रात के टाइम परफॉर्मेंस होती है। तो ये जो रिलेशनशिप है चेंज के,
एंड परफॉर्मेंस, तो वो अनक्लियर है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन चेंज एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि हम लोग इधर सोशल लोग